साथियों, नमस्कार, जय भीम, जोहार। आज समकालीन जनमत ने मुझे आमंत्रित किया। मैं समकालीन जनमत का आभार पेश करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे मौका दिया। जैसे कि कार्यक्रम है और समकालीन जनमत ने भी जिसने भी मेरी कविताओं को सुनने के लिए मुझे मेरा नाम सजेस्ट किया या मुझे आमंत्रित किया, मैं सबका आभार प्रकट करती हूँ। मैं कविता से पहले मैं थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगी कि बेसिकली मेरी जो राइटिंग है, जो मैं कविता लिखती हूँ, वो मेरे जो अनुभव हैं वो समाज से आए हैं। और जो जिनको हम समाज में जिन अनुभवों को लेके आते हैं, चाहे वो एक स्त्री होने के नाते है, चाहे वो दलित होने के नाते है, और या मैं कहूँगी कि मैं हाशिए या वंचित समाज की स्त्री हूँ, जो मैंने महसूस किया उसको मैंने कविता में उतारा। लेकिन मैं कभी नहीं भूली कि जो मेरे तबके की औरतें हैं या जो मेरा जो तबका है, मैं उसे दलित, किसान, मजदूर, स्त्री, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इन सबसे मैं जोड़ के देखती हूँ। और मुझे लगता है कि कविता के लिए ज़रूरी ये है कि कविता को में सामाजिकता होनी चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि जब हम जो दलित राइटर या आदिवासी राइटर जो भी लिखते हैं वो थोड़ा अलग होता है, इसलिए कि उसमें हमारी अपनी पीड़ा भी शामिल होती है। और पीड़ा व्यक्तिगत होते हुए सामाजिक हो जाती है। अक्सर होता ही है कि कविताओं में जो हम पढ़ते हैं कि पीड़ा व्यक्तिगत बहुत होती है और कविता निकल जाती है, लेकिन पीड़ा में जब तक कि समाज की बात ना हो, समाज के संबंधों की बात ना हो, तब तक कविता को मुझे लगता है कि कविता एक ऐसा महत्वपूर्ण और एक ज़रूरी तरीका है जिसमें हम अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं और हम आवाज़ उठाते हैं उन चीज़ों के प्रति जो हमें पसंद नहीं है या जो हमें ठीक नहीं लगती है, या हम जैसा चाहते हैं, हम जो चाहते हैं कि हमें ऐसा समाज चाहिए, तो उस तरीके से हम देखते हैं। तो मैंने जब लिखना शुरू किया तो मेरी हालांकि शुरुआत मेरी ऐसे हुई कि मेरी पहली जो कविता थी वो प्रकृति पे थी। और मैं मतलब हम ये भी माने कि प्रकृति पर हमेशा से जो है वो प्रकृति की रक्षा किसने की है? प्रकृति की रक्षा हमेशा से ही दलित, वंचित, कुचले तबकों ने की है। जंगल पे किनका अधिकार था? जंगल पे आदिवासियों का अधिकार था। ज़मीन किनकी गई? ज़मीन उनकी गई जो जिनको कि मैं ये कहूँगी कि ज़मीन को हड़पा के उन लोगों ने, जो साधन संपन्न लोग थे। साधन संपन्न कौन थे? जिनकी जाति बड़ी थी। तो इस तरीके से जो है वो कविता का एक दायरा बनता है। और जो कविता एक प्रतिरोध का रूप होती है। हम जो लिखते हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगता, अक्सर हम जब देखते हैं कि जो स्त्रियों की कविताओं में स्त्री उत्पीड़न की बहुत कथा होती है, या तो स्त्री उत्पीड़न की कथा होगी या उनके भविष्य के सपने होंगे उसमें। और भविष्य के सपनों में बहुत तरह की बातें होंगी कि भाई उनको किस तरह का घर चाहिए, किस तरह का परिवार चाहिए, किस तरह का उनकी मुक्ति की अवधारणा क्या है, वो क्या चाहती है, मतलब उनकी स्वतंत्रता क्या है, उनकी समानता, किस तरह की उनको समानता चाहिए। तो ये सारे कविता में। उसी प्रकार जब हम जैसे दलित कविताओं में आते हैं, तो दलित कविताओं में जो एक सामाजिक उत्पीड़न के जो चित्र हैं, जैसे कि हम वाल्मीकि जी की कविता को पढ़ें, ठाकुर का कुआं, या फिर जो है वो
हीरा डोम की कविता पढ़ें या अ, मतलब उस तरह की कविताएं जो बहुत जो कि एक दमन और उत्पीड़न का दस्तावेज है। हमारा जो कविताएं हैं वो दमन और उत्पीड़न का दस्तावेज भी है। और जो कविताएं हैं वो कविताओं के अंदर एक मादा होता है, वो है बदलने का, समाज बदलने का। और कविता सपने दिखाती है कि एक दिन ऐसा होगा जब ये दुनिया बदलेगी। तो अगर हम देखें कि बहुत सारी कविताएं उसी तरह की लिखी गई जिसमें बहुत आशावादी स्वर है, और ये आशावादी स्वर होना बहुत ज़रूरी है। मतलब हर समय हम जो है वो हम आखिर तो हम जिस समाज के लिए लड़ते हैं, अगर वो आशावादी नहीं होगा तो क्या होगा। अगर हम समाज की लड़ाई के लिए बदलाव और बदलाव के लिए प्रयत्न, और जिस दिन ये सब हम सफल हो जाएंगे तो उस दिन हमारा समाज बदला हुआ होगा। और बदलने का मतलब है कि हमारा जो समाज है वो जाति विहीन, वर्ग विहीन और लिंग विहीन और इस तरह से होगा जिसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मैंने ये महसूस किया कि मेरी जो पहली कविता इतिहास पर आई, मुझे ऐसा लगा जैसे कि इतिहास में हम लोगों का नाम गायब है। और उसमें मेरी पहली कविता संग्रह जो है उसका था शीर्षक एक कदम मेरा भी। और वाकई जो है वो जो इतिहास है बहुत सारे कदमों को लेकर के बनता है, बहुत सारे चीज़ों को लेके बनता है, लेकिन क्या उसमें वंचित तबके की, दलित समुदाय की, आदिवासी समुदाय की, अल्पसंख्यक हाशिए के समाज की सबकी आवाज़ होती है क्या? क्या इतिहास ने उनके साथ न्याय किया है क्या? तो इसको लेकर के मेरी जिज्ञासा थी, तो मैंने फिर मैंने इतिहास के ऊपर कविता लिखी। और कविता लिखने के साथ साथ मैंने ऐतिहासिक अपने पात्रों को ढूंढना शुरू कर दिया कि किस तरीके से फिर समझ में आया पूरी एक साजिश की इतिहास के से हम जो है ऐसे लोगों को छिपा सकते हैं जिन्होंने सच में काम किया। और इतिहासकारों की चालाकी है कि जो उनको जो जिसके साथ उनकी इक्वेशन ठीक बैठती है, या मैं कहूँगी कि उस तरीके से वो फिर उस तरह की चीज़ें निकाल के लाते हैं। और ये बहुत कम हुआ कि जो हमारा जो इतिहास है उन लोगों के ऊपर लिखा गया जिन्होंने सच में ग्रास रूट पे और बिल्कुल ज़मीन से जुड़ कर के जो लोग जुड़े रहे उनके नाम कहीं दर्ज नहीं है। जिन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिन्होंने विद्रोह किया, जिन्होंने उनका कहीं नाम नहीं होता, बल्कि उनका नाम तो बिल्कुल गायब है, इतिहास से गायब ही है। तो इस तरीके से इतिहास जो है बड़ा बहुत इतिहास ने छल किया। और इतिहास लिखने वालों ने अपने वर्ग को, अपनी जाति को, अपने कुलीनता को उसको वो किया। और इसके बाद जो है वो फिर वही है कि जब इतिहास में उठाते हैं तो हमें समझ में आता है कि इतिहास में किस तरीके से अनेक वर्षों से, हम तो उसको 2500 साल कहते हैं, कि 2500 सालों से कैसे चला, देश को कैसे चला, कैसे जो है वो 2500 सालों ने धर्म का और उन सबका सहारा लेकर के कैसे पूरे एक वर्ग को इंसानियत से नीचे धकेल दिया और उसको मनुष्य से अलग, मतलब उसको मनुष्य की कोटि में ही नहीं डाला। और पूरा उस तरीके से ताना बाना रचा कि अगर कोई जो है वो मतलब पढ़ाई से उसे वंचित किया कि कोई किताब ना पढ़ ले, किताब पढ़ ले, अगर कोई पढ़े तो उसके कान में पिघला शीशा डाल दो। शिक्षा से उसे वंचित किया। हम सभी जानते हैं जब शिक्षा से कोई वंचित होता है तो बहुत सारे अवसर उसके पास चले जाते हैं। एक शिक्षा ही एकमात्र धुरी है जिससे लोगों को कुछ मिल सकता है। और शिक्षा से ही जब पूरे 2500 साल एक वर्ग को, एक उसमें स्त्रियां भी थी, उसमें दलित भी थे, उनको बिल्कुल वंचित कर दिया उसमें। तो इस तरीके से 2500 साल का ये अन्याय और उत्पीड़न का इतिहास है। तो जब शिक्षा से वंचित हो गए तो फिर आप जब चीज़ों को समझ नहीं पाते, जब पढ़ नहीं पाते, तो समझ नहीं पाते, तो आपको समझ में नहीं आता कि विद्रोह कैसे किया जाए, कैसे आवाज़ उठाई जाए अन्याय के खिलाफ। क्योंकि शिक्षा जो है वो इसकी कुंजी है, ज्ञान की कुंजी, और वो खोलती है ताला कि किस तरीके से चीज़ों को सुलझाया जाए, किस तरीके से चीज़ों को ठीक किया जाए जो टेढ़ी मेढ़ी चल रही हैं, जो जानबूझ करके उलझा के पेश की जाती है, जो जानबूझ करके एक भेदभाव के तहत पेश की जाती है। तो एजुकेशन उसको खोलती हैं और उसको उसका रास्ता दिखाती हैं। और यही हुआ कि जब अ, अ, जब हीरा डोम की कविता आती है तो एक
बहुत ज़्यादा दर्द का स्वर निकल के आता है कि भाई तुम्हारे जो भगवान है वो भी हमें छूने से डरते हैं। ये हीरा डोम अपनी बात में कहती है। और हीरा डोम की कविता के साथ फिर अगर हम करें, हम और चले जाएं, जो जैसे जो गांव का जो माहौल है, पूरा शोषणकारी माहौल है। हालांकि देखिए, गांव के माहौल में जो है वो दो तरह की बातें हैं। एक तरह की बात, ये कुछ लोगों को गांव बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, और वो उस तरह की बातें करते हैं। दाई आती थी, ये आती थी, खाना होता था, खेत थे, खलिहान थे, बालों की लहरियाँ गा रही थी, स्वर लहरियाँ थी, मीठी आवाज़ें सुन रही थी। लेकिन इसके बरक्स एक ऐसा भी था जिनको जो कि लैंडलेस लोग थे, जिन पे ज़मीन नहीं थी, जो गुलामी का जीवन जी रहे थे, जो दलित थे, जो उनके बंधुआ मजदूर थे। तो उनके लिए गांव तो शोषण के अड्डे हो गए। किसी के गांव बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन दलितों के लिए और पूरे साधनहीन लोगों के लिए वो शोषण के अड्डे हो गए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कविताओं में भी कुछ इस तरह के चित्र मिलते हैं, जिनको कुछ को बहुत अच्छा लगता है, कुछ को बहुत खराब गांव लगेगा, क्योंकि वो उनके अनुभव की चीज़ है। एक व्यक्ति को जो है वो चीज़ें भा सकती है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो उस व्यवस्था में उत्पीड़न अन्याय झेल रहा है, उसको अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि कविताएं जो है, खासकर जो है वो दलित कविताएं जो है वो उस तरह का चित्रण करती हैं। जब उनके साथ अन्याय हुआ, उन्होंने विद्रोह किया। और मुझे एक सेमिनार की याद है कि एक बार गांधी पीस फाउंडेशन में अनुपम मिश्र जी बोल रहे थे पानी के ऊपर। और पानी के ऊपर बोलते बोलते उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम था, हमारे यहाँ तालाब थे, हमारे यहाँ तालाब में पानी को इकट्ठा करके रखा जाता था, बरसाती पानी को इकट्ठा किया जाता था। तो हमारे एक साथी जो निमिष राय जी, बहुत बड़े कहानीकार, बहुत बड़े हमारे दलित राइटर, उन्होंने कहा कि आप कितनी बातें करिए, लेकिन उस पानी तक हमारी पहुँच नहीं थी। तो इसलिए हमें इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे जानने में कि तुम कितना ग्लोरीफाई कर रहे हो अपने सिस्टम को, कि वहाँ तक हमें। और आप देखते हैं, प्रेमचंद की कहानी भी है कि गंगी जो है वो कुएं की मुडेर से वापस आ जाती है, उसको पानी नहीं भरने दिया जाता। तो ग्लोरिफिकेशन, गांवों का ग्लोरिफिकेशन, तालाबों का ग्लोरिफिकेशन, हर चीज़ का ग्लोरिफिकेशन। और उसमें हम देखें कि वंचित तबके को किस तरीके से बिल्कुल उससे अलग कर दिया जाता है, कि वो वहाँ उसकी पहुँच वहाँ पे ज़रा भी नहीं है, और वो उससे बिल्कुल अलग है। तो जो है वो हमारा जो एक स्वर जो है, जो मुझे लगा मेरी अपनी कविताओं में, एक बात है कि मैंने देखा कि जो स्त्री स्वर है कविताओं का, वो बहुत कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सेल्फ पर आधारित है। जब मैंने मतलब मैंने कुछ कवियों की कविताएं, कुछ कवित्रियों की कविताएं पढ़ी, और सेल्फ मतलब उनकी जो अपनी उनकी आकांक्षाएं हैं। हालांकि हम इसको स्त्रीवाद का नाम देते हैं, लेकिन स्त्रीवाद इससे भिन्न है। स्त्रीवाद ये होता है कि स्त्रीवाद का मतलब है सबकी मुक्ति में, हम मतलब एक की मुक्ति एक दूसरे की मुक्ति से जुड़ी हुई है। और जब तक कि हमारी पूरी सोसाइटी को मुक्ति नहीं मिलती, ये ठीक है कि हम अलग अलग प्रयास करते हैं, लेकिन आखिर तो हमारी लड़ाई सार्वभौमिक मुक्ति की है, कि जिसमें सब महिलाओं को आज़ादी मिलेगी। और उस आज़ादी के लिए हमें लगातार प्रयास करने होंगे। हमें आज़ादी मिल गई इसका मतलब ये नहीं कि वो सबको मिल गई, वो एक सच नहीं है। सच ये होगा कि जब हम अपनी हमें आज़ादी तो मिली, लेकिन मेरे समाज की महिलाओं को भी आज़ादी मिल गई, मेरे वर्ग की महिलाओं को भी आज़ादी मिली। तो यहाँ पर जो है वो मैंने देखा कि कविताओं में व्यक्तिवादी स्वर हैं। और व्यक्तिवादी स्वर में ये है कि अगर व्यक्तिवादी स्वर की बात करें, तो व्यक्तिवाद हमेशा जो है वो पूंजीवाद को पोषित करता है, पूंजीवाद को, जातिवाद को पोषित करता है, अगर हम उसको सामाजिक रूप में नहीं खोलते हैं तो इस तरीके से जो मैंने देखा कि जो हमारी जो महिला मैं कहूँ कवित्रियाँ कहें, क्योंकि आज कविता पे बात करें, कहानीकार कहूँ, तो बहुत कुछ सेल्फ से रिलेटेड है। और उसमें जो है और लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं, लेकिन वो उनके रास्ते को पूरा करने वाले लोग हैं। मतलब वो उनकी लड़ाई के बराबर के भागीदारी वो नहीं, कि ये जो है
अगर वो वहाँ पे दाई है, जो कि आपकी धोबन है, जो कि आपकी कहारन है, जो जो भी है, मैं उस तरीके से गांव की भाषा नहीं जानती क्योंकि मेरा तो जन्म शहर में हुआ है, लेकिन जो मैं पढ़ती हूँ और तो उसमें मैंने देखा कि वो एक मतलब आपके वो या तो अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है आप तो उनको सपोर्टिव रूप में उठा लेते हैं, लेकिन अगर मतलब सेंसिटिव का मतलब कि आप थोड़े स्त्रीवाद में जुड़ गए और आपको लगा कि इनकी भी एक ज़िंदगी है तो आप उनको साथ में ले लेते हैं, लेकिन वो साथ भी समानता वाला साथ नहीं है। और हम ये मानने लगते हैं, मतलब मुझे कई बार थोड़ा सा दुख ये होता है कि हम जब देखते हैं कि हमारे साथी मतलब कि मैं इतने बड़े घर में रह करके इतनी सुविधाओं के बीच में भी रह के एक जो कपड़े प्रेस करने वाली औरत है, एक जो मजदूर औरत है, एक जो किसान औरत है, उससे ज़्यादा अपने आप को बंधुआ मानने लग जाते हैं, जबकि हम उसकी जो सच्चाई अगर उनकी जिनके बराबर हम अपने आप को मान रहे हैं उनके जीवन देखें तो उनका जीवन कितना कठिन है। एक कल्पना करें कि एक बंधुआ मजदूर औरत की जिसको कि उसका जमींदार जो है बांध के कोड़े से पीट रहा है, क्या मैं उससे अपनी तुलना कर सकती हूँ? कभी नहीं कर सकती। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम ये हमारे अंदर हम ये खुशफहमी पाल लेते हैं कि ये औरतें बहुत स्वतंत्र हैं। देखो खेती काटते काटते गेहूं काटते काटते गाना गा रही हैं। अरे भाई गाना जो है वो एक अगर वो शायद वो अपनी जो जितनी कम मजदूरी पे जितनी मुश्किलों में वो काम करती हैं और एक दिन भी हमें करना पड़ जाए तो हमारी कविता लिखना ही छूट जाएगा, शायद हम कविता ही नहीं लिख पाएंगे कभी। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो साहित्य का जो कविता लिखने का पूरा जो वो है, और उसी तरह की कविताएं बहुत मतलब वो उस तरह की कविताएं बहुत सुंदर होती हैं जिसमें मुक्ति की आकांक्षा हो, लेकिन एक सामूहिक मुक्ति की आकांक्षा हो। मैंने तो अक्सर ये भी देखा कि उस तरह का स्वप्नदर्शी कविताएं जो कि हमारे समाज से संबंधित नहीं है, स्वप्नदर्शी कविताएं लेकिन जो समाज से संबंधित नहीं है। यूटोपिया एक जो होता है, लेकिन जो है जैसे मैं कहूँगी बल्ली सिंह चीमा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो उनकी कविताएं हैं जो हम पढ़ते हैं तो हमारा जो है वो हम कहते हैं कि हमारे खून में करवानी सी आ जाती है और हमको सच में लगता है कि हाँ। तो इस तरह की जो चीज़ें जब हम पढ़ते हैं और उसमें जो प्रतीक उभर के आते हैं, उसमें जो दर्द पीड़ा उभर के आती है, वो अगर आती है कविताओं में तो मुझे लगता है कि एक बहुत सच में कविता एक बहुत पावरफुल हथियार है, औजार है कि कम शब्दों में, बहुत कम शब्दों में हम अपनी बात को जन जन तक पहुंचा दें, जन जन तक पहुंचा दें। कविता एक ऐसा ऐसा माध्यम है कि कविता ने हमेशा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया और इस तरीके से मुझे ये लगता है। और जो है मैं स्त्रीवादी कविताएं बीच में मैंने कुछ लिखी और दरअसल वो स्त्रीवादी कविताएं भी मैं ये कहूँगी लोगों ने कहा ये स्त्रीवादी हैं। दरअसल जो हमें अपने आंदोलन में जो सवाल थे हमारे और जो हम महसूस कर रहे थे, जो कि भाई किस तरीके से जो है जब भी कोई मुद्दा आता है और हम उसको जब रिएक्ट करते हैं तो फिर वो कैसे जो है वो बट जाता है, वो वर्ग की लड़ाई में बट जाता है। जैसे मान लो मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे धर्म है, धर्म के ऊपर है। अब सभी जानते हैं कि दलित स्त्री का तो शोषण ही धर्म से है, लेकिन दूसरी जो दलित नहीं है उनको धर्म उनके लिए प्रिविलेज हो सकता है। फिर जो पानी की प्रॉब्लम है वो एक दलित आदिवासी उस तरह की महिलाओं को हो सकती है लेकिन उनकी नहीं हो सकती। तो ये जो प्रिविलेज्ड मिला हुआ है जन्मजात के आधार पे जो हमें सुविधा मिली हुई है, कई बार हम उसके तहत जो है वो अपनी बात को हम जो है हम देखते हैं कि हम जितना हमें तरीके से विरोध करना चाहिए, चीज़ों का विरोध करना चाहिए, उतना नहीं कर पाते क्योंकि उनसे हमारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और हम सहज जो है वो मतलब उसके प्रति हम क्या कहें कि कैसे हम उसको अब अगर मैं ये कहूँगी कि कभी अगर बात करनी हो तो ठाकुर के कुएं पे क्यों नहीं बात हम करें कि भाई जिसमें एक दलित स्त्री
कुएं की मुडेर से वापस लौट आती है, उस पे गैर दलित स्त्रियों का क्या स्टैंड है, क्या सोचती हैं वो? क्या वो अच्छी बात थी? क्या उन्होंने कुछ इस तरह की कहानियाँ या कविताएं लिखी कि वो किसी दलित स्त्री को कुएं पे चढ़ा के अपने साथ खड़े होकर के पानी पिलाए कि पियो, ये तुम्हारा राइट है? सहानुभूति नहीं, संवेदना भी नहीं, राइट, राइट की बात है कि ये तुम्हारा अधिकार है कि तुम आओ और यहाँ पर हमारे बगल में खड़ी हो जाओ और हमारे जितना तुम्हें मिलेगा। तो ये एक अधिकार की बात है, बहुत सारी चीज़ें इनसे जुड़ी हुई हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है, तब जब मैंने स्त्रीवादी कविताएं लिखी तो एक बार मैंने उसमें पढ़ा था, इसमें क्या कहेंगे, चाणक्यपुरी में एक हमारा रिसर्च सेंटर है, और तो वहाँ पर बहुत हंगामा हो गया और उन्होंने कहा कि ये किस तरह की कविताएं हैं और ये तो बिल्कुल मतलब ये बात नहीं है, हम भी आपके साथ इस आंदोलन में शामिल हैं और इस तरह के आपको नहीं कह, मतलब थोड़ा ऑब्जेक्शन किया उन्होंने। तो वहाँ पर यही बात है कि ये एक इंडिविजुअल बात नहीं है, ये कोई भी कविता जो है वो एक इंडिविजुअल बात नहीं है कि हम जो है किसी पे आरोप लगा रहे हैं। ये एक बड़ी बात है ये, कि हम जब ये कह रहे हैं कि तुम अपनी चीज़ों को क्यों नहीं छोड़ पाते हो, तो इसका मतलब ये नहीं मैं किसी पे आरोप लगा रही हूँ, नहीं, ये एक वर्गीय सवाल है, एक वर्ग का सवाल है ये, कि तुमसे पूछ रहे हैं वो बेशक मैं की भाषा हो कि मैं तुमसे पूछ लूँ, लेकिन ये सवाल एक वर्ग का है कि भाई तुम क्यों नहीं, तुम हमसे ये क्यों करना चाह रहे हो। तो मुझे लगता है कि मैं कुछ जो है वो उस तरह की कि कविता साथ साथ पढूं, तो उसमें फिर जब ये सवाल आया कि कविताओं में जो है वो किस तरीके से बहुत सारे चेहरे नदारद हैं। खैर दलित कविताओं में से भी बहुत सारे चेहरे नदारद हैं जिन पे बात नहीं होती है, और जैसे कि हमारे ही समाज में जो जो शोषण झेल रहे हैं, जो अत्याचार झेल रहे हैं, और मैं कहूँगी एक बड़ा वर्ग है वो, है ना, तो जो जो भी शोषण झेल रहा है उनकी अस्मिता मिल जानी चाहिए और अस्मिता एक हो जानी चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि जो हमारे जो बाल मजदूर हैं, छोटू, जिन्हें हम छोटू ही कहते हैं हमेशा, तो छोटू जो है वो एक बहुत बड़ा वर्ग है। हमारा जो है, हमारा मतलब हमारी कविताओं में वो स्वर कम आते हैं छोटुओं के लिए, या जो हम कहेंगे कि जो अलग अलग जैसे कहूँ कि अलग अलग वर्ग की औरतें जो झेल रही हैं। जैसे एक मैंने हम लोग जब एक हमारे मुजफ्फरपुर में जो हुए थे मुजफ्फरनगर में, तो बजरंग जी, मैं और अरविंद शेष, हम एक टीम बना के गए थे। तो वहाँ पे जो अल्पसंख्यक वर्ग की औरतें जो झेल रही थी दंगों के बहाने, तो वो जो दंगों का चेहरा है वो भी मतलब मैं ये कहूँगी आर्टिकल और कहानियों से अलग, वो सब चीज़ें जो है ना वो एक उनको भी आना चाहिए। तो हमारे कहानियों, हमारी कविताओं में बहुत तरह के स्वर जो है वो आने चाहिए, और आते भी हैं। बड़े हुए हैं वो सब क्रांतिकारी गाने सुन के बड़े हुए हैं और तमाम तरह करके उनको गाते रहे हैं, तो उसमें बात होती है। और शायद इसी चीज़ ने हम लोग की दिशा भी बनाई है, लिखने की दिशा भी बनाई है, कि हमने वहाँ पे किसानों की बात की, मजदूरों की बात की, महिलाओं की बात की, वहाँ पे हमने हमने दलितों की बात की। बरबर राव के सारे हमने दलित, बरबर राव जी बहुत सारे गाने अपने दलित अस्मिता पे लिखते हैं। तो इस तरह का हम सब लोग ये सब सुन कर के गाते हुए बड़े हुए हैं। तो इसलिए जो एक पूरी जो एक बड़ी जो हमारा जो शोषण का जो हम देखते हैं कि उस दायरे में बहुत सारे लोग आते हैं, उसमें जो है वो जातिगत आधार पे जिनके साथ शोषण हो रहा है, जिनके कारण जो जो आर्थिक आधार पे जिनके साथ शोषण हो रहा है, सामाजिक आधार पे हो रहा है, या फिर उनको लिंग के आधार पे शोषण हो रहा है, रंग के आधार पे हो रहा है। जैसे सोनी पांडे ने अभी जो थोड़े दिन पहले लिखा कि काले रंग के कारण कितना उनको झेलना पड़ा। तो इस तरीके से जो एक बहुत बड़ा तबका बन जाता है, लेकिन सिर्फ तबका बन जाए ये ही नहीं है, उस तबके को इकट्ठा होकर के उसको मतलब उसको लड़ने की भी ज़रूरत है। मतलब इकट्ठा होकर के उसके साथ ये भी ज़रूरत है कि हम जो है एक लड़ाई को एक बहुत बड़ी लड़ाई का रूप दें जिसमें सब तरह के लोग हैं।
और जब तक हम अपनी इस धारणा को बड़ा नहीं करते, हम ये मानेंगे कि स्त्रियां अलग हैं, दलित अलग है, किसान अलग है, मजदूर अलग है, ये अलग है, वो अलग है, तब तक हमारी लड़ाई कभी सफल हो भी नहीं सकती। जब हम समग्रता में चीज़ों को नहीं देखते, जब हम जो उत्पीड़न है उसके सारे तरह के आयामों को नहीं देखते। मैं ये कहूँगी कि लोग बहुत ज़्यादा जो है आदिवासी कल्चर को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। मीडिया उसको हमेशा ऐसे दिखाएगा, वो नाचता गाता ही रहता है, लेकिन नहीं पता कि कितनी दलित, कितनी आदिवासी बच्चियों को ज़बरदस्ती घरों में ला करके काम के लिए डाल दिया जाता है, और वहाँ उनका मतलब उनको तनख्वाह भी नहीं मिलती, उनका दैहिक शोषण होता है, उनको टॉर्चर किया जाता है। बहुत तरह की घटनाएं हम देखते हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत जंगल जो है बहुत सुहावना है, लेकिन जंगल की असलियत तो आदिवासी जानते हैं कि उनको किस तरीके से जंगल से बेदखल कर दिया और किस तरीके से उनके परिवार को तितर बितर भी कर दिया। कि निर्मला पुतुल जो है, उनकी सारी कविताएं उस दर्द की पीड़ा, वंदना टेटे उस तरह की कविताएं लिखते हैं जो जंगल में है, या जैसिंटा करकेटा जो लिख रही हैं। तो ये है कि हम जो है ना, जब हम समग्रता में चीज़ें देखते हैं तो हमारा देखने का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। फिर हमें समझ में आता है, जब हमें किसी के साथ अत्याचार होता है तो हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि अरे आज एक महिला के साथ हुआ, मैं महिला हूँ इसलिए खड़ी होंगी, नहीं। फिर हम जो है किसी मजदूर के साथ होगा, किसी बच्चे के साथ होगा, किसी दलित के साथ होगा, तो हम उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि हमारी संवेदना को विस्तार मिल गया। हमारी संवेदना सेलेक्टिव नहीं रहती। फिर तो हमें अपनी जो संवेदना उसको सिलेक्टिवनेस होने से बचाना है। और ऐसा नहीं कि महिलाओं का मुद्दा तो सारी महिलाएं बोल रही हैं, दलितों का मुद्दा तो केवल दलित ही बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा, या आदिवासियों की बात आ गई तो सब छोड़ देंगे, अल्पसंख्यकों पे कोई नहीं बोलेगा। तो हमें अपना जो है वो उस तरीके से हमें अपना जब हम समाज में जुड़ते हैं तब हमारी इन संवेदनाओं का विस्तार होता है। मेरा कहना ये है कि जब तक हम लोगों से नहीं जुड़ते, लोगों की समस्याओं से नहीं जुड़ते, लोगों से बात नहीं करते, लोगों के बीच में नहीं जाते, तब तक हमारी संवेदनाओं का विस्तार नहीं होता, क्योंकि हम दूसरों के दुख दर्द परेशानी से रूबरू नहीं हो पाते। तो इस तरीके से ये बात है। मुझे जो मैंने सबसे पहले मेरी जो कविता है वो एक उन बच्चियों पर है। ये एक वर्गीय मैं इसको कविता मानूंगी कि जो दो तरह की स्त्रियां, एक जो काम कर रही हैं घरों में, एक वो जो काम करवा रही हैं, और करवाने वाली स्त्रियों की मानसिकता और करने वाली स्त्रियों की बेबसी। मेरी पहली कविता है, हमें तुम्हारी बेटियां पसंद है। सुनो श्यामा गौरी, पार्वती ओमवती, निर्मला कमला बिमला, सुनीता बबीता, गुड्डो गुड्डी, धन्नो बिल्लो रानी मुन्नी, बबली पिंकी शन्नो रानू। हमें पसंद है तुम्हारी बचपना लांगती बेटियां। हमें पसंद है तुम्हारी बचपना लांगती बेटियां। स्पष्ट कहें तो तुम्हारी जवानी की दहलीज पर खड़ी बेटियां हमें बहुत भाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे खेत में कटने को तैयार खड़ी दानों से भरपूर फसल। दुधारू गायें खरीदने बेचने से पहले तय होता है मोल भाव। उसके दूध से हमें भी करना है तुमसे खरा खरा मोल भाव। सुनो हमें करने दो ना मोल भाव, यह जरूरी भी है। हमारे बच्चों के साथ जो रहना है उन्हें, हमारे बच्चों के साथ जो रहना है इन्हें, मिटाने दो हमें हमारे सारे संशय, कर लेने दो पूरी छानबीन। किस जात और किस नस्ल की हो तुम, तुम्हारे पुरखों का क्या इतिहास है। तुम्हारी बेटियां स्वस्थ तो है ना, उन्हें कोई बीमारी तो नहीं, अब तक कुंवारी ही होंगी। बताओ तुम्हारी बेटियां काम करने में कैसी हैं, कामचोर तो नहीं, साफ सुथरे रहने की आदत है या नहीं, लालची तो नहीं खाने की, शौकीन तो नहीं है ना मोबाइल लिपस्टिक टेलीविज़न की। हमें ज़रूरत है ऐसी ही लड़कियों की जो हो अल्पवयस्क, जो मन लगाकर कर सके काम। अब हम करें भी तो क्या करें,
हमारे अपने बच्चे ठहरे निपट निकम्मे, हमारे अपने बच्चे ठहरे निपट निकम्मे, एक गिलास पानी तक खुद नहीं पी सकते। अपने गंदे कपड़े उतार फेंकने की आदत है उन्हें इधर उधर, उठाती रहती हैं हम दिन भर उन्हें, रात दिन खाने की फरमाइशें पूरी करते करते हम पूरी करते करते हम थक जाती हैं। फिर तुम्हारे साहब के काम सो अलग, प्रेस कपड़े, पॉलिश किए चमकते जूते, मोबाइल, घड़ी, अंगूठियाँ, वर्क डायरी, सब सामान रहे व्यवस्थित, मांगने पर मिल जाए चुटकियों में, जिसके ना मिलने पर सुनने पड़ते हैं कटु वचन मुझे। पहले बजा लेती थी सारे हुक्म, अब नहीं कर पाती मैं। यह सब घुटने भी तो जवाब दे चुके हैं आप। सुनो, मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए जो कर सके मुझे भार मुक्त, संभाल ले मेरा घर बार, अच्छा पैसा दूंगी मैं, उनसे ज़्यादा जो पहले दे रही थी तुम्हें। सुबह की चाय, दोपहर की 2 रोटी, शाम की चाय वह हमारे यहाँ ही पिएगी। साल में 2 जोड़ी कपड़े बोनस के तौर पर, जितना मैं दे रही हूँ कोई और नहीं देगा। देखो, अब तुम ज़्यादा जिद मत करो, कल से भेज देना बिटिया को मेरे घर। तो ये एक चित्र है एक काम करने वाली, हालांकि दोनों ही जो मालकिन है वो भी पेट्रियार्की की शिकार है, लेकिन उसका जो रिएक्शन है घर में काम करने वाली औरत के लिए ये है। ये मेरी कविता है। जब मनोरमा का तो आपने सुना ही होगा, मनोरमा का जब ब्रूटली मर्डर हो गया था तो उसके बाद बहुत सारी महिलाओं ने आकर के, तुम निर्वस्त्र नहीं हो मनोरमा, छोटी सुंदर काली धौली आंखों वाली, गौर बढ़ना शाम बढ़ना, यौवन से गदराई या फिर कृष्ण रूपा, तुम्हें निर्वस्त्र किया देश रक्षकों ने, पर तुम निर्वस्त्र नहीं हो। तुम्हें वस्त्र पहनाने निकल आई हैं रणभूमि में अनेक निर्वस्त्राएं। तुम्हारे नंगे शत विशत शरीर ने जगाई है क्रांति की अखंड लो, जो रक्षकों भक्षकों को सालों साल याद दिलाएगा, एक थी मनोरमा। ये एक उस महिला के लिए है जो सुबह सुबह उठ करके अपनी टोकरी और झाड़ू लेके चली जाती है बच्चों को छोड़ करके काम पे। कामकाजी वह स्त्री भी है, लेकिन उसको कामकाजी स्त्री के तौर पे नहीं देखा जाता। मुर्गा नहीं बोला, चिड़िया नहीं चहकी, सूरज नहीं डोला, सुबह के धूमिल उजियारे में चल पड़ी है चंद्रो। हाथ में टोकरा झाड़ू लिए पीछे रह गए मासूम पिंकी बबलू छोटू, सो रहे हैं एक दूसरे से लिपट। तीनों जब उठेंगे माँ को न पाकर रोएंगे लड़ेंगे, कटोरदान में बची बासी रोटी ढूंढेंगे। चंद्रो करेगी गलियां झाड़ू से साफ, बहाएगी बदबूदार पेशाब, उठाएगी टोकरी भर भर गू, फिर फेंकने जाएगी कहीं दूर। लौटकर पसीने से लथपथ करेगी नल के नीचे हाथ मुंह साफ, तब मिलेगी कहीं टूटे फूटे कप में चाय और सूखी ब्रेड। चंद्रो आएगी फिर घर, बगल में दबाए झाड़ू टोकरा, जहाँ उसके नन्हे मासूम भूख से लड़ते रोते बिलबिलाते मैले कुचेले से गठरी बंद सोते मिलेंगे। मलाला वाली कविता। अभी मैं जो है मेरी मैं अभी मलाला वाली कविता सुनाती हूँ। और हाँ, ये सावित्री और मलाला, ये 2 हमारे इतिहास के पात्र हैं। सावित्री जब स्कूल खोलने निकली तो वो 17 साल की थी, और जब मलाला उससे थोड़ी छोटी थी जब उसने गोली खाई। और अब तो मलाला ने
पूरी पढ़ाई कर ली। अभी इन दिनों उसकी खबर मिली कि उसने पढ़ाई पूरी कर ली है और उसको बहुत रोकने की कोशिश की गई। वैसे ही सावित्रीबाई फूले को रोकने की बहुत कोशिश की गई कि वो बच्चियों को ना पढ़ाए। तो दोनों को लेकर के ये कविता है। नन्ही सावित्री। ये वैसे तो इसमें मेरी तो कविताओं की एक शैली है कि मैं एक ही सीरीज से मतलब कई कविताएं लिख देती हूँ। तो इसमें जो है वो मैं आपको एक कविता सुना देती हूँ। नन्ही सावित्री। सुन रही हो बिटिया मलाला। जब उसको गोली लगी थी मलाला को, तब का ये कविता है। सुन रही हो बिटिया मलाला, सारी आवाम रोते हुए कह रही है, ओ प्यारी मलाला हम बड़े रंज में हैं। सुनो बिटिया मलाला, तुम्हारे जैसी हज़ारों बच्चियां तुम्हारे लिए निकाल रही हैं कैंडल मार्च। और सुनो बिटिया मलाला, मौलवी भी कर रहे हैं तुम्हारे लिए दुआ की बरसात। देश की सीमाओं से परे उठ रहे हैं हाथ तुम्हारी सलामती के लिए। सुन रही हो बिटिया मलाला, अभी अभी हमसे दूर गई है आरफा करीब रंदावा, नहीं खो सकते हम तुम्हें। ये भी एक बच्ची थी जिसे मार डाला गया। सुनो मलाला बिटिया, इन जंगली गिद्धों ने जबरन बंद कराए थे जो 400 स्कूल उन्होंने ताले लगवाए थे। सुनो मलाला बिटिया, इन जंगली गिद्धों ने जबरन बंद कराए थे जो 400 स्कूल। उनकी नई चाबी खोजनी है तुम्हें, क्योंकि ये फ़कत स्कूल नहीं, ये रोशनी की मीनारे हैं जिस पर चढ़ना है तुम्हारी नन्ही सहेलियों को, जहाँ से नीचे झांकने पर दुनिया के तमाम बदनुमा धब्बे और ज़्यादा साफ दिखाई देने लगते हैं और उनसे लड़ना ज़्यादा आसान हो जाता है। सुनो मलाला, तुम भारत की नन्ही सावित्रीबाई फूले हो। सुनो मलाला, तुम भारत की नन्ही सावित्रीबाई फूले हो। वह भी तुम्हारी ही उम्र में निकल पड़ी थी दबी कुचली औरतों के लिए उन स्कूलों के ताले खोलने जिन्हें जकड़ रखा था धर्म जाति की सत्ता से चूर सिर फिरौने। सुनो मलाला, सुनो सावित्री, कितने नीचे गिर गए हैं वे लोग जो स्कूल जाती लड़कियों के सिरों पर गोली मारते हैं, जो स्कूल जाती लड़कियों के सिर पर गोली मारकर उन्हें हमेशा के लिए फना करना चाहते हैं। कितने क्रूर हैं वो लोग जो आगे बढ़ती स्त्री को गोबर पत्थर लाठी डंडे कोड़ों से मार रहे हैं। पर सुनो गिद्धो, तुम्हारे कहर के बावजूद चिड़िया जरूर उड़ेगी। तुम्हारे कहर के बावजूद चिड़िया जरूर उड़ेगी और हर बार उसकी उड़ान पहली उड़ान से ऊंची होगी। हर बार उसकी उड़ान पहली उड़ान से ऊंची होगी। एक मैं अम्बेडकर पर एक कविता सुनाऊंगी और ये किताब। रात दिन रटते हो तुम बाबा साहेब का नाम। रात दिन रटते हो तुम बाबा साहेब का नाम। राजनीति से लेकर साहित्य, साहित्य से लेकर धर्म और धर्म से लेकर प्रजातंत्र, प्रजातंत्र से लेकर वोट बैंक, वोट बैंक से लूटतंत्र और आरक्षण से लेकर जन्मजात प्रतिभा, यहाँ तक कि पूंजीवाद सामंतवाद के समर्थन में भी ले लेते हो बाबा साहेब का नाम। पर क्या सच में आत्मसात कर रहे हैं उन्हें? पर क्या सच में हम आत्मसात कर रहे हैं हम उनके मार्ग को, उनके रास्ते को? बस उलझे पड़े हैं हम जातियों उपजातियों के संघर्ष में। तुम्हारे अहम की लड़ाइयों में श्रेष्ठता बोध के एहसास के साथ तमाम असमानताओं को कालीन के नीचे छुपाते वक्त कहीं नहीं होता चिंतक अम्बेडकर। तुम्हारे अहम की लड़ाइयों में श्रेष्ठता बोध के एहसास के साथ तमाम असमानताओं को कालीन के नीचे छुपाते वक्त कहीं नहीं होता चिंतक अम्बेडकर। बस उसकी एक छाया का कोर पकड़ भ्रम पालते हो कि हमने उसे पा लिया।
हमने उसे पा लिया पूरा बाबे साहब को। रात दिन सोते जागते, खाते पीते, टहलते ऊँघते, ख्वाब में प्रमाद में रखते हैं उसे एक कीमती पेन की तरह, एक कीमती पेन की तरह संभाल कर। खर्च नहीं करना चाहते उसे जिंदगी की किताब में। किताबों का क्या है, अब किताबों का क्या है, पढ़ो ना पढ़ो, घर की शोभा तो बढ़ाती ही है, घर की शोभा तो बढ़ाती ही है। अ, ये आजकल के माहौल पर है ये कविता। अब जबकि बढ़ चुके हैं खतरे, अब संभल कर उठाने होंगे अपने दाएं और बाएं कदम। अब संभल कर उठाने होंगे अपने दाएं और बाएं कदम। अब खतरा नदी की तरह बाढ़ तोड़ता हुआ पहुंच चुका है हमारे दफ्तर, खेत खलिहान, फैक्ट्री, चाय खाने, स्कूल कॉलेज और उन बंद कमरों में भी जो हमेशा बंद रहते थे। जिनको सौंप दी थी हमने परिवर्तन की चाबी, जिनको सौंप दी थी हमने परिवर्तन की चाबी, अपना भाई बंधु मित्र हमराही समझकर, आज वे उस ताले की चाबी से राजनीति के पेच खोलने लगे हैं। जिनको सौंप दी थी हमने परिवर्तन की चाबी, अपना भाई बंधु मित्र हमराही समझकर, आज वे उस ताले की चाबी से राजनीति के पेच खोलने लगे हैं। वे सब जो कभी कहलाते थे अमनवादी, लोकवादी, विकासवादी, जनता सेवी, आज वे दिन दहाड़े सियारों की तरह हुआ कर माहौल को और भयंकर बना रहे हैं। हमारे परिवर्तन के ताले की चाबी से खोल रहे हैं 40 चोरों की तरह खुल जा सिमसिम का दरवाज़ा, जहाँ हमने संभाल कर रखा था अपना भरोसा, अपना प्यार, अपना सहयोग और सब कुछ, जो बहुत अनगिनत है पर सब उजड़ चुका है, अब सब लुट चुका है। सुनो मत करो वैचारिकता से अलग भावुक भोली अभिव्यक्ति, सुनो मत करो वैचारिकता से अलग भावुक भोली अभिव्यक्ति, क्योंकि 40 चोरों का झुंड बैठा है ताक में, जो कर लेगा इस्तेमाल तुम्हारी कीमती। सुनो मत करो वैचारिकता से अलग भावुक भोली अभिव्यक्ति, क्योंकि 40 चोरों का झुंड बैठा है ताक में, जो कर लेगा इस्तेमाल तुम्हारी कीमती भावुक भोली अभिव्यक्ति, क्योंकि हर बार तुम्हारी अभिव्यक्ति उनकी अभिव्यक्ति के उस खून के घूंट के समान है जो भेड़िए को और हिंसक बना देती है। मुझे लगता है कि क्या मैं और पढ़ूं, अगर या फिर हम जो है अगर कुछ हम बातचीत करना चाहें, आप बताइए राम नारायण जी। तब तक ये एक और उस तरह कविता अमानवीयता के दौर में, जो आजकल जो दौर है उस पर ये कविता है। यह अमानवीयता का दौर है, मानवीय होने की कोशिश मत करना, अनैतिकता के खिलाफ बोलोगे तो ताक झांक करने के आरोप में सरे राह मार दिए जाओगे। साजिश रची जाएगी हक न्याय के लिए खड़े होने पर, जड़ से नेस्तनाबूद कर दिए जाओगे। क्या अजीब दौर है कि यह अमानवीयता का दौर है, खत्म ही नहीं होता। पैसा, प्यार, देह, मद, शक्ति और जनहित का रात दिन चल रहा व्यापार है। अहम टकराते हैं जामों की तरह, खुददारी टपक पड़ती है लालची कुत्ते की लार की तरह। आंखों में पावर का नशा 1000 वोल्ट के CFL बल्ब की तरह चुभता है। नग्न उद्दीप्त बाहें तड़पती हैं सब कुछ कुचलने को। क्या तुम कुचलने के लिए तैयार हो? अगर नहीं
तो तुम्हें खून के आंसू रुलाए जाएंगे। तुम्हारे मन का जल्लाद चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा कि तुम मर चुकी हो, मर चुकी हो, मर चुकी हो। क्या तुम सचमुच मर चुकी हो? क्या तुम वाकई मर जाओगी? दरअसल वे तुम्हें मारते मारते इंसान से आंसुओं की लाश में बदल देना चाहते हैं। क्या तुम आंसुओं की लाश में बदलने को तैयार हो? पीठ में खंजर घुसेड़कर मारे गए अंबेडकर, बुद्ध और कार्ल मार्क्स को तुम्हारे ऊपर कफन की तरह उड़ाकर तुम्हें शांत करना चाहते हैं। अदालत के फैसले खटाखट हो रहे हैं। रुपया नंगा खड़ा है, लोकतंत्री ताल पर नाच रहा है। रिश्ते सरोकारों की बदनुमाइश में वह जीत रहा है और खालिस इंसान मर रहा है। बोलो, तुम्हारी तड़प की कीमत क्या है? लड़ो लड़ो, नहीं मरो मरो का गान चल रहा है। जीवन का मधुर गान बंदूक की कर्कश धाएं धाएं सुन रहा है। चलो चलो जल्दी चलो, चलो कि जल्दी लड़ो, कि अब मत कहो कि अमानवीयता का दौर है, मानवीयता की बात मत करो। आ, ये एक प्रेम पर कविता है, क्योंकि कहते हैं प्रेम का कोई रंग रूप नहीं होता। कहते हैं प्रेम का कोई रंग रूप नहीं होता, वह तो भावनाओं का उद्वेग है। वह उग आता है हमारे अंदर वैसे ही जैसे किसी कटीली डाल पर गुलाब, या फिर उस पानी की तरह जो तमाम पत्थरों से टकरा टकरा कर और चमक उठे। वह मुस्कुराता है मन के अंदर, सिर पर खड़े चांद की तरह। एक सुखद एहसास की तरह पैर जमा लेता है एक हरे भरे पहाड़ की तरह, जहां से दिखती हैं सब चीजें खुशहाल, प्रसन्न और मस्त। फिर भी वह हमारी आंखों से रहता है अदृश्य ओझल, चित्त में गड़े शूल की तरह, जो छीन लेता है नींद, चैन और आराम। अपने मजबूत कदमों से बढ़ता है हमारी ओर, हमारा वजूद अपने अंदर समेट लेता है, दिप दिप कर उठता है एक तेल भरे दिए की तरह। ये मेरी किताब थी एक कदम मेरा भी। अगर कुछ और बातें कर सकते हैं तो अगर अच्छा, रिक्शे वाले की बीवी, और मैं रिक्शे वाले की बीवी सुनाती हूँ। दरअसल क्या हुआ कि वो मेरे से किताब कोई ले गया और मैं यहाँ पर अपना डेस्कटॉप खोल के रिक्शे वाले की बीवी। दरअसल ये एक रूबी की कहानी है। मैं इस पात्र से मिली थी, रूबी, और उसका जो है उसका पति पहले एक जगह काम करता था, तो उसका अंगूठा कट गया। अंगूठा कटने से उसको फैक्ट्री से निकाल दिया, और हम जानते हैं कि अंगूठा बड़ा महत्वपूर्ण है काम करने में। तो वो जो है वो अब रिक्शा चला रहा था। तो उसकी बीवी जो है वो घरेलू सहायिका है, और उसकी आंखों के सपनों के ऊपर ये कविता है। वो क्या सपने देखती है। रिक्शे वाले की बीवी। रिक्शे वाले की बीवी, सपने जो मकड़ी के जाले से भी कच्चे, महीन और गहरे हैं, ख्यालों की मीनार में सेंध लगाए लगाए सोचती है वह जब भी देखती है पति को रिक्शा चलाते हुए, बरबस एक आह निकल जाती है उसके मुंह से। अटक जाता है सारा ध्यान पति की उंगलियों पर, जो कट गई थी 2 साल पहले मालिक की दुकान में गन्ने का रस पेड़ते हुए मशीन की चपेट में आ गई थी। वह जानती है उंगलियों का महत्व,
बिना उंगलियों के नहीं संभलता रिक्शे का हैंडल, और कई बार बिना मोड़े ही लड़खड़ा जाता है रिक्शा। इसलिए सोचती है वह, काश किसी तरह जूस की दुकान खोल दूं इनको, जो केवल अपनी हो। काश किसी तरह जूस की दुकान खोल दूं इनको, जो केवल अपनी हो। चला लेंगे वे उसे अपने छोटे भाई की मदद से, जो पढ़ रहा है अभी क्लास 11 में। कहीं से यदि मिल जाए, कहीं से यदि किसी तरह हो जाए एक जूस की मशीन का इंतज़ाम, तो जीवन कितना आसान हो जाएगा। पर 50,000 आए कहाँ से? इस सोच में डूबती उतरती है वह रोज कई बार। किराए के कच्चे मकान की कच्ची जमीन पर बैठ बुन रही है सपने रिक्शे वाले की बीवी रूबी। हाथों की हथेली को मुड़े घुटनों पर रख कहीं ख्यालों में डूबी रिक्शे वाले की बीवी रूबी। सपने जो मकड़ी के जालों से भी कच्चे, महीन और गहरे हैं, ख्यालों की मीनारों में सेंध लगाए लगाए सोचती है वह, अगले साल तक रात दिन मेहनत कर किसी तरह जुटा लूँगी कुछ रुपया पैसा, कुछ उधार ले लूँगी अम्मी से, अगर कहीं से बैंक का लोन मिल जाए फिर तो कोई फिक्र ही नहीं। शुक्र है पिछले साल जैसे तैसे भाग दौड़ कर ले ही लिया था राशन कार्ड। अम्मी भी तो कहती है लोन के लिए राशन कार्ड जरूरी है बिटिया। बस सारा इंतजाम होते ही अगले साल तक खरीद दूंगी इनके लिए एक जूस की मशीन। वह बताती है अपनी सहेलियों को, उनका सर्दी, गर्मी और बरसात में रिक्शा चलाने से बेहतर है जूस की दुकान में काम करना। कम से कम रात दिन पैडल तो नहीं मारने पड़ेंगे। गरीब जानकर किसी की खरी खोटी भली बुरी तो नहीं सुननी पड़ेगी। वह अपनी नन्ही बच्ची को पहनाना चाहती है डायपर, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बड़े लोग पहनाते हैं अपने बच्चों को रात में, या फिर किसी बच्चे को बाहर ले जाने से पहले। उसने अपनी एक मालकिन से सुना है, रात में बच्चों को डायपर बांधने पर वे खुद भी गीले होकर तंग नहीं होते और हमें भी चैन की नींद सोने देते हैं। तब से वह अपनी बिटिया को रोज रात को डायपर पहनाना चाहती है, ताकि वह चैन से रात को सो सके। बेटे को लेकर वह बहुत चिंतित है। 10 साल का होने के बावजूद वह अभी तक गली में खेलता है। पढ़ाई का उसे एक को ख्याल नहीं। कितनी बार पिटता है वह उसके हाथ से, मगर तब भी समझता ही नहीं। मास्टर भी बार बार धमकी देते हैं नाम काटने की। गुस्सा आता है उसे मास्टर पर, जो बच्चों से तनिको प्यार से बात नहीं करते। वह जानती है इसमें बेटे का क्या कसूर, पर फिर भी वह हर बार की तरह मास्टर के सामने गिड़गिड़ाकर उसे स्कूल छोड़ाती है। शायद वह रिक्शे वाले की बीवी रूबी अपने हिस्से की सारी पढ़ाई अपने बेटे से करवाना चाहती। अपने घर को लेके उसकी एक कल्पना है, जो वो चहक कर मुझे बताती है। वह कहती है घर में 4 कुर्सियां जरूर हों, ताकि वह किसी आने जाने वालों को आराम से उठा बैठा सके। कुर्सियों के सामने एक मेज हो जिसका सिर कांच का बना हो, जिसमें वह कांच की स्टाइलिश कटोरियों में नमकीन बिस्कुट सजाकर रख सके। एक गैस का स्टोव भी जरूर हो, जिससे उसका समय बच जाए। वह जब चाहे अपने बच्चों को गरम गरम खिचड़ी दलिया बनाकर खिला सके। घर में बिजली, पानी और रोशनी भी खूब आती हो, चाहे कमरा एक हो पर अपना हो, उसमें ही वह अपनी गृहस्थी जमा लेगी। बस अब उससे किराया मालिक के ताने और उसकी तिरछी निगाहें नहीं सही जाती। तो ये रामजी राय जी ने रिक्शे वाले की बीवी की कविता की डिमांड की थी, तो मैंने सुना दिया है। शुक्रिया रामजी राय आप ने। और मलाला वाली मैं सुना चुकी हूँ, अरुण ने मुझसे कहा था। और आप चाहे तो मैं रुखसाना का घर की कुछ कविताएं सुना देती हूँ, जो कि ये एक्टिविज़म से निकली कविताएं हैं। ये दरअसल जो हम मैं ये कहेंगी कि मैं अपने आप को एक एक्टिविस्ट के तौर पे ज़्यादा देखती हूँ, तो इसलिए इस तरह से लोगों से बात करना, मिलना और उनकी चीज़ें जानना। हालांकि फिर भी हम उतना नहीं जान सकते जितना वो झेलते हैं।
मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम कितनी भी कोशिश करें, क्योंकि हम जो है हम एक, अब यही कहेंगे कि हम उस वर्ग में नहीं बैठने की कोशिश के बाद भी नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि जो उनकी दुख दर्द पीड़ा है वो बहुत मुश्किल है उनका। अब जिस तरीके से लॉकडाउन में मजदूर चले गए, सड़कों पे चले, पैदल चले, उनके पैरों के जो स्किन थी, पैरों की जो चमड़ी थी, वो सड़क से चिपक गई। मैं नहीं महसूस कर पाऊंगी जो पीड़ा उन्होंने झेली, लेकिन जो झेली उसको देख के मैं आंसू बहा सकती हूँ, लेकिन उस पीड़ा का बयान मैं कैसे करूँ? वो पीड़ा बहुत जो उनकी जो पीड़ा है वो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उस पीड़ा का बयान वही कर पाएंगे जिन्होंने जो महिला बच्चे को सूटकेस पे लेटाते हुए ले जा रही है, या वो बच्ची जो 1100 किलोमीटर चल के चली गई। हम सब कह सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन असली पीड़ा जो है वो रुखसाना का घर। ये इस सीरीज़ में मैंने 10 कविताएं लिखी थी, और मुझे लगता है कि मुजफ्फरनगर से जब एक टीम गई, उससे लौटने के बाद हमें रिपोर्ट लिखनी थी, लेकिन बजरंग जी वगैरह ने तो रिपोर्ट लिखी। बजरंग थे, अरविंद शेष थे, और राजीव थे, और ज्योति थी एक जो हंस में जो लिखती थी कहानियाँ, और तो उन लोगों ने तो रिपोर्ट में काम किया। मैंने कुछ कविताएं लिखी। पहली कविता है रुखसाना का घर। सोचती हूँ मैं, क्या तुम्हें कभी भूल पाऊंगी रुखसाना? तुम्हारी आंखों की गहराई से झांकते सवाल, तुम्हारे निर्दोष गाल पर आकर ठहरा आंसू का एक टुकड़ा। बात करते करते अचानक कुछ याद कर भय से कांपता तुम्हारा शरीर। तुम्हारे बच्चे जिनसे स्कूल अब उतनी ही दूर है जितना पृथ्वी से मंगल ग्रह। ये दंगाग्रस्त, ये पूरा दंगा हुआ वहाँ पर, और फिर जो है वो जो अल्पसंख्यक समुदाय था उसको उन्होंने एक जगह ठहरा दिया, तो वहाँ टेंट लगे हुए थे, और टेंट में उनका जो जीवन था, कितनी बदहाली से वो जी रहे थे, ये सब हमने अपनी आंखों से देखा। तुम्हारे बच्चे जिनसे स्कूल अब उतनी ही दूर है जितना पृथ्वी से मंगल ग्रह। किताबें जो बस्ते में सहेजते थे बच्चे, अब दुनिया भर की गर्द खा रही है, या यूं कहूँ रुखसाना, किताबें अपने पढ़े जाने की सजा पा रही हैं। तुम्हारी बेटी के नन्हे हाथों से उत्तर कॉपियों पर लिखे एक छोटे से सवाल, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की विशेषताओं पर अपना अर्थ तलाश रहे हैं। रुखसाना, सामने कपड़े सिलने की मशीन पड़ी है। न जाने कितनी जोड़ी सलवार कमीज, ब्लाउज, पेटीकोट, फ्रॉक, बुशर्ट, झबले सिले हैं तुमने। तुम्हारे दरवाजे न जाने कितनी बार आई होंगी गांव भर की औरतें, यहाँ तक कि चौधरी की बहू भी तुम्हारे सिले कपड़े पहन इतरा कर तारीफ करते हुए, किसी आशिक की तरह तुम्हारे हाथ चूमकर डायलॉग मारते हुए, मेरी जान क्या कपड़े सिलती हो। पर अब धुआं धुआं पलों को बटोर शरणार्थी कैंप के टेंट में पड़ी पड़ी निराश तुम कहती हो, मैं भी इस सिलाई मशीन की तरह ही हूँ, जंग खाई निर्जीव। मेरे जीवन का धागा टूट गया है, बाविन है कि अपनी जगह फंस गई है। रुखसाना, याद आती है मुझे रहीम की पंक्तियाँ, पर तुमसे कैसे कहूँ, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रुखसाना, तेज आवाज के साथ रात भर बरसा पानी, शरणार्थी कैंप के टेंट में सोते बच्चों की कमर उस निर्लज पानी में डूब गई। सब रात में ही अचकचाकर उठ बैठे। बच्चों के पास अब कल के लिए सूखे कपड़े नहीं हैं। रुखसाना, तुम्हारी आंखों के बहते पानी ने कई आंखों के पानी मरने की कलई खोल दी है। पिछले 15 दिन से हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अब ये मुजफ्फरनगर को हम सीलमपुर भी समझ सकते हैं, हम जो भी समझ सकते हैं। पिछले 15 दिनों से हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, कहती है रुखसाना। दिल दिमाग में चल रहे झंझावात से लड़कर निष्कर्ष निकालती है रुखसाना। दंगे होते नहीं, कराए जाते हैं, हम जैसों का वजूद रौंदने के लिए, जो रात दिन पेट की आग में खटते हुए अपने होने के एहसास की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब
ओ मुजफ्फरनगर की लोहारिन बधू, ये एक लोहार औरत का घर है जो कि ओ मुजफ्फरनगर की लोहारिन बधू, जब तुम आग तपा रही थी भट्टी में, उस भट्टी में गढ़ रही थी औजार, हसिया, दाव और बल्लम, क्या तब तुम जानती थी कि ये सब एक दिन तुम्हारे वजूद को खत्म करने के काम आएंगे? कुछ दिन पहले तुम खुश थी, चहक रही थी, अम्मी आजकल हमारा काम धंधा जोरों पर है, भट्टी रात दिन जलती है, इस ईदी पर हम दोनों ज़रूर आएंगे तुमसे मिलने और ईदी लेने। पर क्या तुम उस समय जानती थी ये औजार किसानों के लिए नहीं, ये हथियार दंगों की फसल काटने के लिए बनाए जा रहे हैं। कितनी भोली थी तुम्हारी ये ईदी लेने की छोटी सी इच्छा। रोती हुई रुखसाना कहती है, अब हमारा कौन है? जब हमारे अपने बड़ों ने ही गांव घर से खदेड़ दिया, 4 पीढ़ी से पहले से रहते आए हैं हम यहाँ, इन सारी पीढ़ियों के विश्वासघात की कीमत क्या होगी? क्या उसको चुकाना मुमकिन है? कितनी कीमत लगाओगे बताओ? प्यार से खाए गए एक नमक के कण का कर्ज चुकाने में चुक जाते हैं युग। प्यार से खाए गए एक नमक के कण का कर्ज चुकाने में चुक जाते हैं युग। तब कैसे चुकाओगे तुम 4 4 पीढ़ियों के भरोसे विश्वास के कत्ल का कर्ज? रुखसाना जानती है, ये एक स्टेटमेंट आया था एक पार्टी के लीडर का कि बच्चे जो है वो ऐसे इसी पर था, खासकर जो है वो मुजफ्फरनगर के जब ये बात हो रही थी कि इतनी सर्दी में बच्चे बाहर सो रहे, इतनी सर्दी में लोग पड़े हैं, तो स्टेटमेंट था। रुखसाना कहती है वह नहीं जानती साइबेरिया कहाँ है, कि साइबेरिया में भी तो ठंड पड़ती है, लोग रात में भी तो वहाँ सोते हैं, तो उस पर ही है। रुखसाना कहती है नहीं जानती साइबेरिया कहाँ है, नहीं जानती साइबेरिया में कितनी ठंड पड़ती है, नहीं जानती साइबेरिया के बच्चे क्या पहनते हैं, नहीं जानती साइबेरिया की औरतें कैसे रहती हैं, नहीं जानती साइबेरिया की औरतें क्या, साइबेरिया के लोग क्या खाते पीते हैं, नहीं जानती कि वहाँ बीमार बच्चों को देखने डॉक्टर आता है कि नहीं, नहीं जानती कि वहाँ मरे बच्चों का हिसाब कैसे चुकाया जाता है। पर रुखसाना जानती है साइबेरिया की ठंड में कोई खुले आसमान के नीचे नहीं सोता। ये मेरी एक दो और कविताएं इसी में। ये एक जो दंगे जब होते हैं तो उसमें जो घर के जो मुर्गा मुर्गी बकरा और जो पशु पक्षी होते हैं उनकी कितनी दुर्दशा होती है। रुखसाना गहरे अवसाद में है, जान बचाकर भागते वक्त घर में छूट गई नन्ही बचिया चुनमुन, लड़ाकू मुर्गा रज्जू और घर के बच्चों की लाडली सुनहरे बाल वाली सोनी बकरी सब गायब है। रुखसाना को पता चला है कटने से पहले रज्जू ने बहुत हाथ पैर मारे थे, बाकी चुनमुन और सोनी कहाँ है, कौन ले गया, कोई नहीं बताता। एक लास्ट कविता है इस शीर्षक की, लास्ट नहीं, रुखसाना सोचती है कौन हूँ मैं, क्या हूँ मैं, औरत, मर्द या इंसान, मेरे नाम के साथ या पीछे क्या जोड़ा जाना चाहिए? चुन्नू की अम्मा, मेहताब की जनाना, सलामुद्दीन की बेटी या सरफराज की बाजी? जब मैं भाग रही थी तब मैं कौन थी? चुन्नू की अम्मा, मेहताब की जनाना, सलामुद्दीन की बेटी या सरफराज की बाजी? रुखसाना सोचती है इन सब से परे वह एक बेजान मांस की बनी एक जनाना है बस। तो साथियों ये था, और मुझे लगता है काफ़ी मैंने कविता पाठ कर लिया, और तो मैं अगर कोई मुझे बहुत अच्छा लग रहा, आप सब इतना सुंदर सुंदर लिख रहे हैं। मैं एक बार आप सबका आभार ज़रूर प्रकट करूँगी, जो भी आए, जो मुझे दिख रहे हैं मैं उनका कर देती हूँ, जो नहीं दिख रहे हैं उनका भी है। जयराम पासवान हैं, फ़कीर जय हैं, डॉक्टर सुनीता हैं,
सुशील मानव हैं, बल्ली सिंह चीमा जी हैं, दुर्गा इलाहाबाद, रूपा सिंह, ममता गौतम, जीएल गौतम और कन्वर कन्हैया जी, आशीष मिश्रा, पूनम विश्वकर्मा, सुरेंद्र सुमन, फिर मोनिका रामजी राय जी, सुरेंद्र सुमन, अरुण, राज सहाय, फिर वासुदेव अधिकारी, सुधीर सुमन, जीएल गौतम, ज़हूर आलम, रुचि दीक्षित, वासुदेव अधिकारी जी का आ चुका है, और नवेंदु जी, फिर निशा जी, राम प्रसाद राजभर और संजय जी, कामनी, और समकालीन जनमत तो है ही पूरा पेज, ममता गौतम, बाबू मसीह भाटी आम आदमी, संजय का नाम आ गया, मीता दास जी, अमरजीत सिंह तन्हा जी, और ज़हूर आलम, अविनाश गौतम और सुरेंद्र पटेल। तो आप सब सुन रहे थे। तो मायावती पर मैं एक कविता, अच्छा ठीक है, मैं अभी मासूम, मैं सुशील उस कविता को ढूंढ रही हूँ जो कि मुझे लगता है मैं देखती हूँ बाबा साहब वाले में ही होंगे उसी को। हाँ, ये कविता है दिशांध। भूख प्यास और दुख में, सर्दी गर्मी बरसात में, ज़मीन पर कुर्सी पर तुमने जी भर ओढ़ा बिछाया लपेटा अम्बेडकरी चादर को। भूख प्यास और दुख में, सर्दी गर्मी बरसात में, ज़मीन पर कुर्सी पर तुमने जी भर ओढ़ा बिछाया लपेटा अम्बेडकरी चादर को। फिर तह कर चादर रख दी तिलक पर और तिलकधारियों के साथ सुर मिलाया, हे राम वह राम। तुमने छाती से लगाई तलवार और तराजू बन गया तुम्हारा ताज। पर जूता तो पैरों में ही रहा। समझौते की ज़मीन पर चलते चलते करा उठा, चरमरा उठा। हो गए हैं उसकी तली में अनगिनत छेद। उन छेदों के छाले पैरों में नहीं छाती पर जख्म बनाते हैं। लहू लुहान पैर नहीं जूतों की जमाते हैं। ये कविता मैं एक दो जो कि ये थोड़ी सी ये ये 8 मार्च कविता है। ये उन लोगों के लिए मैंने लिखी जो फील्ड में काम करते हैं। हम तो मतलब मेरा कहने का मतलब वो एक्टिविस्ट जो किसान लोगों के बीच में जाके काम करते हैं, महिलाएं, किसान, मजदूर औरतों के बीच में जाके संगठन बनाना, उनके बीच में काम करना, या फिर उस तरह का जिनको हम पेशा ही नहीं, जिनको हम काम ही नहीं मानते, या मतलब उस वर्ग को
जिसके लिए बहुत ज़्यादा काम किए जाने की ज़रूरत है। इस बार महिला दिवस समर्पित है उन बच्चियों के नाम जिन्होंने जन्म लेने से पहले ही दम तोड़ दिया कोख में, और उन बच्चियों के नाम भी जो जन्म लेकर भूखे मरने और सोने को मजबूर हैं। इस बार महिला दिवस उन पत्नियों के नाम जिसकी सिसकी निर्दय पति के कान तक कभी नहीं पहुंचती, जो अपने नन्हे नन्हे बालकों के लिए रात दिन नाप रही है सीढ़ियाँ पिता पति भाई की अदालत में। यह महिला दिवस समर्पित है उन वधुओं के नाम जिन्हें बेवजह बेकसूर दहेज कुंड में झोंक दिया गया। आज एक नहीं अनेक शैतान खड़े हैं उन्हें इस अग्नि कुंड में ओम स्वाहा करने के लिए। इस बार का महिला दिवस समर्पित है उन कन्याओं के नाम जो अपनी पूरी ऊर्जा प्रतिभा के साथ अपने शरीर को घिस रही है 2 कौड़ियों के लिए। किसी कुमार के इंतजार में बैठी वरमाला लिए कितने नगर सेठ बैठे हैं उनके चाम दाम बेचने को तत्पर। इस बार का महिला दिवस समर्पित है उन दलित स्त्रियों के नाम जिनके स्वाभिमान को कलंकित करने के लिए कितने धर्मवीर बैठे हैं, जिनके साथ सिर के बल मजबूती से खड़े हैं लोकतंत्र के सारे खंभे। इस बार का महिला दिवस समर्पित है उन सभी के नाम जो संघर्षरत हैं, रात से बैठे हैं सुबह की तलाश में। ये एक कविता है मैं जहांगीरपुरी की औरतें कविता सुनाऊंगी। और एक कविता है जो कि मैंने जो अपने अनुभव से लिखी कविता फर्क कविता है। और भेद दृष्टि जिसे हम कहते हैं दलित स्त्रीवाद का इसमें थोड़ा देख सकते हैं आप। फर्क कविता है। अरे सुनो बहनों थोड़ा पास आओ, मत शर्माओ, शर्मा जाने से किसी के गुनाह कम नहीं होते, शर्मा जाने से किसी के गुनाह कम नहीं हो जाते। अरे सुनो तुम्हें पसंद है गोरा गोरा गोल गोल सुंदर चांद और उसकी चांदनी को पीना। अरे सुनो तुम्हें पसंद है गोरा गोरा गोल गोल सुंदर चांद और उसकी चांदनी को पीना। हमें पसंद है परिश्रम की आग में तपे लाल तवे पर सिकती रोटी की गंध। तुम्हें पसंद है तुम्हारे भव्य मंदिर में रखे दिव्य देव, और हमें पसंद है उन पर उंगली उठाना। तुम्हें पसंद है शब्दों के खेल में जीवन के पर्याय बताना, प्यार सेक्स बलात्कार यौनिकता पर थोड़ा रोमानी होते हुए चर्चा छेड़ना। और हमें पसंद है इस खेल के व्यापार को एक विस्फोटक डब्बे में बंद कर एक तिल्ली से उड़ा देना। अब बताओ कितना फ़र्क है तुम में और हम में। और ये दूसरी कविता है भेद दृष्टि। सच बताओ तुम क्या सच हमारी जमात स्त्री विरोधी है। ये पिछले दिनों जब महिला रिजर्वेशन पे बात चल रही थी कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन मतलब, तो उस पर ये मैंने कविता लिखी थी और बहुत चीज़ें महसूस हो रही थी महिला आंदोलन में रहते रहते। सच बताओ तुम क्या सच हमारी जमात स्त्री विरोधी है। सच बताओ तुम क्या सच हमारी जमात स्त्री विरोधी है, स्त्री एकता स्त्री आंदोलन को तोड़ने वाली या फिर उसे विभाजित कर भटकाने वाली। तुम्हारी जमात ने कहा हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमारी जमात ने कहा स्वतंत्रता हमें भी चाहिए तुमसे और तुम्हारे जाति आधारित समाज से। तुम्हारी जमात ने कहा हमें समानता चाहिए, हमारी जमात ने कहा
समानता सिर्फ स्त्री को पुरुष से ही क्यों, दलित को सवर्ण से क्यों नहीं? तुम्हारी जमात ने कहा, लंबे संघर्ष के बाद अब हम उस मुकाम पर आ गए हैं जहां हम अपनी देह एक्सप्लोर कर सकें। हमारी जमात ने कहा, बेशक देह एक्सप्लोर करो, पर उस झाड़ू लगाती, खेत रोपती, पत्थर तोड़ती, रोज बलात्कृत होने को मजबूर देह को भी मत भूलो। तुम्हारी जमात ने कहा, अब हम उनकी बराबरी करेंगे जो हमेशा हमें दबाते आए थे। हमारी जमात ने कहा, पहले उनको बराबर लाओ जिनको हमेशा से सब दबाते आए हैं। तुमने कहा पितृसत्ता, हमने कहा ब्राह्मणवादी पितृसत्ता। तुम्हारी जमात ने कहा, बस याद रखो स्त्री तो स्त्री होती है, ना वह दलित होती है ना ही सवर्ण। हमारी जमात ने कहा, समाज में वर्ग है, श्रेणी है, जाति है, इसलिए स्त्री दलित है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। और बस इस तरह तुम्हारी और हमारी जमात की सतत लड़ाई चलती है। अब तुम ही बताओ, क्या हम स्त्री विरोधी हो? ये एक और कविता है। जब भी मैं आवाज़ उठाती हूँ, जब भी मैं आवाज़ उठाती हूँ, तुम तुरंत जड़ देना चाहती हो मेरे मुंह पर नैतिकतावाद की पट्टी। मैंने तुम्हारे सामने तुम्हारे बराबर खड़े होने की, कुछ सवाल पूछने की, मैंने तुम्हारे सामने तुम्हारे बराबर खड़े होकर कुछ सवाल क्या पूछे कि तुमने मुझे एक तस्वीर की भांति कई फतवों से मढ़ दिया। मसलन मर्द की सहेली, औरतों की आज़ादी की दुश्मन, पितृसत्ता की पैरोकार, आदि आदि। मैंने तुमसे पूछा, स्त्री आज़ादी का मतलब क्या होता है? क्या अनेक मर्दों से संबंध बनाने की स्वतंत्रता, या फिर अपने निर्णय स्वयं लेने की क्षमता, या कोरी उच्छृंखलता? तुमने मुझे स्त्री मुक्ति विरोधी साबित कर दिया। तुमने मुझसे पूछा हमारे समाज की, मैंने तुमसे पूछा हमारे समाज की औरतों के हो रहे रेप दर रेप पर तुम्हारी क्या राय है? चुप्पी क्यों है तुम्हारी? तुमने कहा, कर तो रही हैं हम बात, कर तो रही हैं हम बलात्कार पर बात, जो रोज हो रहा है हमारे घर पर, हमारे साथ और हमारे आसपास। मैंने पूछा, क्यों नहीं लाती तुम अपनी संवेदनशीलता के दायरे में गरीब, टीसती, दलित औरत का दर्द? तुमने कहा, अरे रहती हैं वे हरदम हमारे साथ, भीड़ में हमारी आवाज़ बनकर। मैंने पूछा, भीड़ कब मंच का अभिन्न हिस्सा बनेगी? मैंने पूछा, भीड़ कब मंच का अभिन्न हिस्सा बनेगी? तुमने झट कहा, अभी नहीं, अभी वक्त नहीं है, अभी हमें मत बांटो, अभी हमें जाना है बहुत दूर, पहले ही देर से पहुँचे हैं यहाँ तक, अब तुम आगे से हटो। सब कुछ रौंदते हुए आगे बढ़ने दो हमें। तुम्हारे बोलने से हमारी एकता टूटती है, हमारा संघर्ष बिखरता है। अच्छा है तुम चुपचाप हमारे साथ रहो। आँख मुंह कान पर पट्टी बांधे, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। जब हम मुक्त होंगी तब तुम्हारा हिस्सा तुम्हें बराबर दे देंगे। और तुम मुझे हमेशा सब्र के झुंझुने से बहलाना चाहती हो, पर अब इस झुंझुने के पत्थर घिस चुके हैं, उनकी आवाज़ घिस पिट चुकी है। सुनो, अब अपना झुंझुना बदल डालो। ये मैंने जो आपको इतिहास कविता की बोली थी, तो ये मैं एक सुना देती हूँ। समय की धूल में दबे हजारों कदमों की परत हटाती हूँ, तो उसके अनोखेपन, त्याग और बलिदान पर मुग्ध हो जाती हूँ। पर दूसरे ही पल मन टीस उठता है, इतनी बेशकीमती कदमों में मेरा अपना कुछ भी नहीं। सुबह की धूप, दिन का उजियारा, चमकती श्वेत चांदनी, कुछ भी हमारा नहीं। इतिहास से भी हमारा नाम गायब है। इतिहास से भी हमारा नाम गायब है। बेदखल है हम उससे, फाड़ दिया गया है हमारे संघर्ष का पन्ना। हमें शिकायत है उस अबोध निर्मम इतिहास से, जिसके लिए हम दिन रात, सुबह शाम, आंधी तूफान में लड़ते रहे, बनाते रहे अपने निशान,
वही विद्रूपता से हमारी झुलसी नंगी पीठ पर हाथ रख कहता है, तुम अपने पैरों से कब चली? तुम्हारे पैर थे ही कब? तुम तो बस हम पर थी आश्रित। मैंने ही तुम्हें दी छाया माया काया। अब तुम्हें और क्या चाहिए? साथियों, ये इतिहास झूठा है। मुझे इस पर विश्वास नहीं। ये कभी हमारा था ही नहीं। मैं तुम्हें फिर से खंगालूंगी। मैं कटिबद्ध हूँ, क्योंकि ज़रूरत है आज ये बताना कि इतने सारे ढेर से कदमों के बीच एक कदम मेरा भी है। मुझे लगता है कि मुझे अब अपनी बात यहाँ 1.5 घंटा हो गया, शायद 1.5 घंटा होने वाला है, और यहाँ बात समाप्त करनी चाहिए। तो राम नारायण जी, समाप्त करें? साथियों, बताइए आप लोग। मुझे लगता है कि काफ़ी हो गया कविता, और मैंने अलग अलग थोड़ी सी कविताएं सुनाई, और इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सुना, और सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतना अच्छा, मतलब इतना अच्छे से सब सुन रहे हैं। तो इसके साथ ही मैं सबको बाय बाय करती हूँ। फिर मिलेंगे। जय भीम, जय भारत। आओ। थैंक यू।